हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 और उसमें हम अभी पहुंच चुके हैं क्लास 10 की पॉलिटी की बुक में, जो कि है लोकतांत्रिक और राजनीतिक जीवन सेकंड। और उसके हमने कुछ अध्याय पहले पढ़े और आज के इस वीडियो में है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। सबसे पहले परिचय में है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामुदायिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी रखते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है और अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांग और दबाव के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के पक्ष के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलन की चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रण करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। सबसे पहले है नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। क्या आपको पोलैंड में लोकतांत्रिक जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना के जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह की दो हालिया हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह के नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश के एक है, यह जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। आंतरिक राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र के इस परिक्रम को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया था, लेकिन शाही खानदान के रहस्यमयी कत्लेआम में राजा रविंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतंत्र शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रिय और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ्य करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन एसपीए बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियमित काल बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद में आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 4 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया।
अपनी मांग पर अड़िग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 26 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। एक दिन राज्य की तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और उसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर है बोलीविया का जल युद्ध। नेपाल तथा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुत्थान की बातें बताती हैं, लेकिन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता में जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति को अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। सरकार ने कोचबंबा शहर में जल आपूर्ति के अधिकांश अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपए तक पहुंचा, जबकि बोलीविया के लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपए महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त जन संघर्ष भड़क उठा। सन 2000 की जनवरी में श्रमिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच गठबंधन के आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें मांगनी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। फिर है लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलीविया में के संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलीविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन में यह तय किया कि देश की राजनीतिक नींव क्या होगी। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इसके प्रभाव के स्तर अलग अलग थे। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के प्रति पारंपरिक प्रासंगिक है। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई है। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों की घटनाओं में राजनीतिक संगठन की भूमिका निर्णायक रही। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में पहले अध्याय की याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों इन दो उदाहरणों के से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष न हो, फिर भी उसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के
हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इन संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा नगर पालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं इस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होते हैं। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल हैं। ये है कुछ अतिरिक्त जानकारी जिसमें सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह के मुफ्त दे दी गई। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इस पेड़ का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। सन 1987 में कितिको हिक्किचो अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता इख्तियार किया गया था। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और उसकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए हैं। ये अतिरिक्त कुछ जानकारी है, मतलब अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में जानकारी। फिर है लामबंदी और संगठन। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिसके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल के अनियमितकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के संगठन गठबंधन यानी एपीए ने किया। इस गठबंधन से ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे, लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एपी एसपीए ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और उसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण किया था। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उसके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन को इंजीनियरिंग और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोच्चबब्बा विश्वविद्यालय के साथ छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इन आंदोलनों को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतंत्र व्यवस्था के किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में इनका किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है कि नागरिक की इच्छा न हो अथवा
प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार के में से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधि कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। फिर है दबाव समूह और आंदोलन। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के अलावा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पैसे, हित, आशंका अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी ही बातों से हुआ जिसे हम संगठन नहीं कर सकते। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन अथवा पर्यावरण आंदोलन। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसला अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवर जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन किसी उद्देश्य को पाना चाहता हो, उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ न हो। बोलीविया का पैकेडोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 में किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता हो। उदाहरण के लिए बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की समस्याओं को देखता है, लेकिन उसका
मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। फिर है आंदोलनकारी समूह। दबाव समूह के समान किसी आंदोलन के कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनमें जिससे इसकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी सावधानी से हासिल करना चाहते हैं। नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के बाद राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बनने से रोकना था। धीरे धीरे इस आंदोलन में व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाया जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलन में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है और उनका संगठन भी होता है, लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरसक उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलनों के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इसके सबसे संग इसके सब इनके सबके संगठन अलग अलग हैं। नेतृत्व भी अलहदा है और नीतिगत मामलों पर अक्सर उनकी राय अलग अलग होती है। इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य से ये साझेदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्व समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का संगठन है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों से तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा निजी अर्जी दायर करना जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकार समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज्यादा ध्यान दे। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं इतना अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समिति और अधिकारी निकायों में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि दबाव समूह और आंदोलनकारी दलीय राजनीति में सीधा भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा ऐसी होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ
अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूहों में के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप इख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टी की जड़ें इस समाज सुधार आंदोलन से ढूंढी जा सकती है। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलनों का राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी उनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूह ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। लोकतंत्र के किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। संभव है कि दबाव समूह और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और उनके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। लेकिन थोड़ा संतुलित नजरिया तो स्पष्ट होगा थोड़ा संतुलित नजरिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते उसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। जन साधारण के हित समूह आंदोलन इन अनुचित दबावों के प्रतिकार को उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। वर्ग विशेषी हित समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इसमें परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।